हाय एवरीवन, मेरा नाम है हरीश। अ, ये वीडियो मैंने बनाया है फ्रिक्शन के एक टॉपिक को लेके, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक माना जाता है। इसमें मैंने एक ऐसा केस लिया है जिसमें ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक रखे जाते हैं और फोर्स किसी एक ब्लॉक पे लगाया जाता है, और उस फोर्स की वजह से क्या वो पूरा सिस्टम मूव कर सकता है या सिर्फ कोई एक ब्लॉक मूव करेगा, या सेट ऑफ ब्लॉक्स मूव करेंगे एक साथ एक ही एक्सेलरेशन से, या हर ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशन पॉसिबल है। ये सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे आज, जिसमें हम एक एक करके एक एक केस लेंगे और हर केस में स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है ब्लॉक्स के बीच में और सरफेस यानी फ्लोर के और ब्लॉक्स के बीच में, तो क्या वो करेगा, क्या वो ब्लॉक्स को चलने देगा कि नहीं चलने देगा, और कितना फोर्स चाहिए ब्लॉक्स को मूव कराने के लिए, एक साथ मूव कराने के लिए, एक साथ एक्सेलरेट कराने के लिए। इस तरह के केसेस हम डिस्कस करेंगे आज एक एक करके। फ्रिक्शन का टॉपिक अक्सर बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें हमको कई चीजें एक साथ एनालाइज करनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी तक पहुंचेगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू की कोई लिमिट डिफाइंड होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड होती है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जीरो भी हो सकती है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है। तो वो कितनी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर केस में, वो सब हम इन वेरियस केसेस के थ्रू हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग ब्लॉक और ब्लॉक केस का सिस्टम बनाएंगे और बहुत सारे केस लेके स्टडी करते हैं। हम लोग एक एक करके एक एक केस को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कितनी वैल्यू एक्ट कर रही है, क्या ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनकी क्या एक्सेलरेशन होगी। तो चलिए देखते हैं जल्दी। यहाँ पर ये दो ब्लॉक्स का सिस्टम यानी कि M1 और M2, जिसमें कि M1 को M2 के ऊपर रखा हुआ है और M2 एक फ्लोर पे रखा है। μ1 और μ2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है, जो कि M1 और M2 के बीच में है μ1 और M2 और फ्लोर के बीच में है μ2। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं M2 के ऊपर। तो सबसे पहला केस, अगर M2 ही मूव नहीं करेगा तो M1 कैसे मूव करेगा। तो सबसे पहले यही चेक करते हैं, पहला कंडीशन लिखते हैं कि M2 कब मूव नहीं कर सकता। तो वो M2 कब मूव नहीं कर सकता है, जब फ्रिक्शन जो फ्लोर से M2 को मिल रहा है यानी कि F2 फ्रिक्शन, जो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में देख सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम दोनों को कंबाइन करके बनाई हुई है, क्योंकि हम वो कंडीशन लिखने जा रहे हैं जिसमें M2 मूव नहीं करेगा तो M1 कैसे मूव करेगा, क्योंकि M2 के मूव करने के बाद ही फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है M1 और M2 के बीच में, जो कि M1 को मूव करा सकता है। तो पहला बेसिक कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या है कि M2 कब नहीं मूव करेगा, जब फ्रिक्शन की वैल्यू यानी कि F2 जो फ्लोर से मिल रहा है फ्रिक्शन M2 ब्लॉक को, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है। F2 यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये लिखते हैं F2 की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज μ2 into नॉर्मल फोर्स। सो μ2 into नॉर्मल फोर्स, जो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हम इसको बैलेंस करा सकते हैं वेट m1 प्लस m2 into g से। सो m1 प्लस m2 into g। उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की जो फ्लोर से M2 को मिल रही है, अगर एक्सटर्नल फोर्स यानी कि F जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, ये एक्सटर्नल फोर्स अगर इस वैल्यू से कम है, इफ एक्सटर्नल फोर्स F जो F2 मैक्स जो हमने ऊपर वैल्यू लिखी है इसकी, इससे अगर कम है तो M2 मूव नहीं कर सकता। तो ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई, अगर एक्सटर्नल फोर्स इस F2 मैक्स की वैल्यू से कम है तो M2 मूव नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली M1 भी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि M2 के मूवमेंट के बाद ही फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है M1 और M2 के बीच में, जो M1 को मूव करा सकता है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। अगला केस देखते हैं ना। अगला केस जिसमें कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है फ्लोर से, जो भी हमने पिछले केस में देखी थी F2 की मैक्सिमम वैल्यू हमने बोला था कि फोर्स से ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रिक्शन यानी कि F2 की वैल्यू
F2 मैक्स की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से कम है, तब M2 मूव कर सकता है और M2 के मूव करते ही फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा M1 और M2 के बीच में, जो M1 को भी मूव करा सकता है। तो ये अब अलग अलग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। M1 का इस तरह से, F1 यानी कि फ्रिक्शन उस पे आगे की तरफ, राइट की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कि उसको M2 के साथ मूव कराने में हेल्प करेगा, और M2 ब्लॉक पे वही फ्रिक्शन F1 अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फ्लोर पे भी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि F2, और M1 और M2 के बीच में भी अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि F1। अब ये दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे, लेकिन क्या एक साथ करेंगे, एक ही एक्सेलरेशन से करेंगे? वो क्या कॉमन एक्सेलरेशन हो सकती है, तो उसको कैसे पता लगाएं? उसको देखने के लिए हम M1 यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक चल सकता है, क्योंकि उस पे फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन का ही लग सकता है। केवल फ्रिक्शन M1 और M2 के बीच में जो फ्रिक्शन है F1, वही उस M1 ब्लॉक को चला सकता है। तो उसके बेसिस पे ही हम ये तय कर सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है M1 की। तो हम वो लिखते हैं M1 ब्लॉक के लिए। M1 ब्लॉक पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि F1 की मैक्सिमम वैल्यू, जो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, उसका फॉर्मूला होता है μ1 इंटू N1। फ्री बॉडी डायग्राम में N1 को हम लिख सकते हैं M1G, सो यहाँ पे आ गया μ1 M1G। अब इसकी हेल्प से हम इसको अगर इक्वेट कराएं, मास इंटू एक्सेलरेशन M1 ब्लॉक के लिए, M1 इंटू A मैक्सिमम, तो इससे हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता चल गया। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो कि M1 ब्लॉक की पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो अब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर हमको पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ स्लाइड कर सकते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इतनी है कि वो दोनों को एक साथ एक्सेलरेट करे अप टू इसी वैल्यू तक। इससे ज्यादा अगर फोर्स दे देंगे तो वो M2 को अलग एक्सेलरेट करेगा, M1 को अलग एक्सेलरेट करेगा, बिकॉज उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने तय कर दी, ये वाली। तो अब हम एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, अब हम लिख सकते हैं इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन के हेल्प से कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू माइनस जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दोनों ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशन पे, μ2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G। ये फ्रिक्शन दोनों कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ एक ही एक्सेलरेशन से अगर चल सकती हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी M1 प्लस M2 इंटू A मैक्स। ये वो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जितना फोर्स तक हम अप्लाई कर सकते हैं, जिस फोर्स के बाद ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो ये वाला केस एक ऐसा केस था जिसमें हमने दोनों ब्लॉक्स M1 और M2 को ये लेके चला कि अगर दोनों एक साथ मूव कर सकते हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो वो हमने कैसे तय किया, M1 यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक के पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल ली, क्योंकि उसको मूव कराने वाला सिर्फ फ्रिक्शन है। सो सिर्फ फ्रिक्शन यानी कि F1 मैक्स ने की हेल्प से हमने ये इक्वेशन लिखी और उसकी वजह से हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल ली। अब अगर दोनों ब्लॉक इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक चल सकते हैं एक साथ, तो उसके लिए कितनी फोर्स की जरूरत है। तो हमने दोनों को कंबाइन करके लिखी ये इक्वेशन, एक्सटर्नल फोर्स ऑन दोनों M1 और M2 को कॉम्बिनेशन पे एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू दोनों कॉम्बिनेशन का मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके अलावा थर्ड केस में जब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इस इक्वेशन के मुताबिक इससे अगर ज्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, तब क्या होने लगेगा, M2 की एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी, M1 की एक्सेलरेशन तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, μ1 इंटू जी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो वो वाला केस लिख के देखते हैं। इस केस में जब दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी, यानी कि ब्लॉक M1 M2 के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा आप, तो इस केस में दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएंगी,
क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अब इतनी ज्यादा हो गई है कि दोनों की एक साथ एक ही एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। तो अभी अभी हमने पिछले केस में जो देखा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो m1 की हो सकती है वो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं m1 की मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी कि हम उसको लिखते हैं a1 ब्लॉक m1 के लिए, उसकी वैल्यू μ1 इंटू जी। और अब m2 के लिए लिखते हैं, m2 की एक्सेलरेशन अब ज्यादा होगी m1 से क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा हो चुका है। तो m2 के लिए क्या एक्सटर्नल फोर्सेस है उसकी इक्वेशन लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि F माइनस F1 माइनस F2, ये दोनों फोर्सेस m2 पे लग रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स F माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m2g, m2a, m2a2। इसकी हेल्प से अब क्योंकि दोनों ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू यानी कि F1 और F2 की वैल्यू उनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो हम इसको लिख सकते हैं F1 F माइनस μ1 m1g माइनस F2 की वैल्यू हो जाएगी μ2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा m2a2 के। ये पूरी इक्वेशन ऐसी बन गई जिसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है। तीन केस हमने बात कर लिए। पहला केस ऐसा था जिसमें दोनों ब्लॉक्स मूव कर ही नहीं रहे थे। दूसरा केस हमने ऐसा लिया जिसमें फोर्स की वैल्यू थोड़ी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ एक्सेलरेट कर रहे थे। अब ये तीसरा केस जिसमें दोनों ब्लॉक्स की अलग अलग एक्सेलरेशन है क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा हो गया है, दोनों एक साथ एक्सेलरेट नहीं कर सकते। m1 ब्लॉक की अलग एक्सेलरेशन जो कि सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μ1 के बेसिस पे हम लिख सकते हैं जो हमने लिखा, और कैलकुलेट किया m2 की अलग से एक्सेलरेशन। अब एक बिल्कुल अलग केस स्टार्ट करते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर वाले ब्लॉक यानी m1 ब्लॉक के ऊपर। अब वो केस देखते हैं। जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं, अब फोर्स अप्लाई किया है ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर यानी m1 ब्लॉक के ऊपर। बाकी सारी चीजें वही हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 यहाँ पे है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 यहाँ पे है। फ्री बॉडी डायग्राम अब थोड़ी सी बदल गई है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स m1 पे लगाया हुआ है, तो फ्रिक्शन जो डेवलप होगा यानी कि F1 जो m1 ब्लॉक पे डेवलप होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। और अगर m2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इसमें भी यही फ्रिक्शन F1 की वैल्यू अब राइट की तरफ डायरेक्शन में लिखी हुई है। F2 तो ग्राउंड से है, वो अपोज करेगा m2 का मोशन, इसलिए वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही है। अब इसमें पहला केस एक ऐसा केस, क्योंकि अगर हम m2 का फ्री बॉडी डायग्राम स्टडी करें तो m2 को मूव करा सकता है सिर्फ F1 जो ऊपर यानी कि m1 और m2 के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू है, और उसको अपोज करने वाला है F2 यानी कि ग्राउंड से जो फ्रिक्शन मिल रहा है m2 को वो अपोज करने वाला है। अब दोनों की वैल्यूज चेक करना यहाँ पे जरूरी है। अगर F2 की वैल्यू, ये F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो हम लिखते हैं फॉर्मूला के तौर पे, F2 की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि F2 मैक्सिमम, जो इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो μ2 इंटू n2, और यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में n2 को हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू जी। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी μ2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। इसी तरह से F1 की मैक्सिमम वैल्यू F1 मैक्स उसी तरह से लिख सकते हैं, इसकी फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, सो यहाँ पे μ1 इंटू n1 यानी कि μ1 इंटू m1 जी, जो m1 के फ्री बॉडी डायग्राम में हम देख सकते हैं n1 शुड बी इक्वल टू m1 इंटू जी। अब ये दोनों तो मैक्सिमम वैल्यू है, हमको डिसाइड करना है क्या m2 ब्लॉक मूव कर भी सकता है कि नहीं। तो उसके लिए हम बिल्कुल तुरंत देख सकते हैं, यहीं पे चेक कर सकते हैं, अगर F2 मैक्स की वैल्यू ही सिर्फ F1 मैक्स से ज्यादा है तो कभी m2 मूव कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अगर F2 मैक्स की वैल्यू F1 मैक्स से ज्यादा है तो m2 ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन m2 मूव नहीं करेगा इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं कि m1 भी मूव नहीं करेगा। इसी कंडीशन में m2 भले मूव ना करे लेकिन m1 अभी भी एक्सेलरेट कर सकता है।
वो कब एक्सीलरेट कर सकता है? अगर जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है एक्सटर्नल फोर्स, उसकी वैल्यू फ्रिक्शन यानी कि F1, ये वाली F1 की वैल्यू से अगर ज्यादा है तभी M1 एक्सेलरेट कर सकता है। तो वो भी लिखते हैं यहाँ पे, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू F1 मैक्स से ज्यादा है तभी M1 एक्सेलरेट करेगा, जबकि M2 एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो इस केस में M1 की एक्सेलरेशन हम पता कर सकते हैं, इक्वेशन लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्स F माइनस F1 मैक्स, F1 मैक्स की वैल्यू अभी हमने लिखी है ऊपर, इज इक्वल टू M1 A1। बस इस इक्वेशन से हम A1 यानी कि एक्सेलरेशन, जो M1 का एक्सेलरेशन होगा वो स्लाइड करेगा M2 के ऊपर, वो हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगले केस में हम अब एक ऐसी बात करेंगे जहां पे नीचे यानी फ्रिक्शन जो था M2 पे, फ्लोर से जो फ्रिक्शन था वो अब ज्यादा नहीं होगा, वो अब एक्सटर्नल फोर्स से कम होगा। उस केस को लेके चलते हैं। अब ये एक ऐसा केस है यहाँ पे जब M1 और M2 के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू यानी कि F1 और M2 और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू F2, वो इस तरह से है कि F1 की मैक्सिमम वैल्यू अब ज्यादा है F2 की मैक्सिमम वैल्यू से। जो हमने पहले लिया था कि F2 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए M2 मूव नहीं कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं हम केस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमने पीछे लिखी थी F1 की मैक्सिमम वैल्यू, वही है F1 की मैक्सिमम वैल्यू अगर ज्यादा है F2 की मैक्सिमम वैल्यू से। अगर ऐसा है तो M1 और M2 स्लाइड कर सकता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स ही F2 मैक्स से कम है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया हुआ है वही अगर F2 की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो इस केस में दोनों ही ब्लॉक्स मूव नहीं कर सकते, दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे, दोनों की एक्सेलरेशन 0, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक केस हो गया जबकि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कम थी। अब इसका नेक्स्ट केस लेते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। उस केस में हम ये देखेंगे कि क्या दोनों ब्लॉक्स एक साथ एक कॉमन एक्सेलरेशन से चल सकते हैं क्या। अगर नहीं चल सकते तो उनकी अलग अलग एक्सेलरेशन क्या होगी। तो अब वो केस लेते हैं। तो ये केस उसी पिछले केस का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है। इसमें हम F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही बात कर रहे हैं। F1 की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे F2 की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। तो इस केस में F2 यानी कि M2 स्लाइड कर सकता है, उसका स्लाइडिंग स्टार्ट हो सकता है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अब इतनी ज्यादा हो गई है कि वो दोनों ब्लॉक्स को एक साथ स्लाइड करा सकता है। तो अगर दोनों ब्लॉक्स एक साथ स्लाइड करेंगे तो उनकी कितनी कॉमन एक्सेलरेशन पॉसिबल है, तो वो हम निकाल लेते हैं। उसकी हेल्प से हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी वैल्यू तक, फोर्स की कितनी वैल्यू तक दोनों ब्लॉक्स एक साथ कॉमन एक्सेलरेशन से चल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम M2 ब्लॉक की बात करेंगे। M2 ब्लॉक की मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन पॉसिबल है। तो M2 ब्लॉक यानी कि ये वाला ब्लॉक जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है, दो फोर्सेस फ्रिक्शन F1 ऊपर से और F2 नीचे से। अब दोनों ब्लॉक्स की मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन तभी तक हो सकती है जब तक F1 जो फ्रिक्शन है M1 और M2 के बीच में, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए। F1 की मैक्सिमम वैल्यू और F2 की तो पहले से ही मैक्सिमम वैल्यू आ गई है क्योंकि M2 स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया है फ्लोर पे। तो अब M2 ब्लॉक की बात करते हैं। M2 ब्लॉक F1 मैक्स माइनस F2 मैक्स, ये नेट फोर्स हो गया M2 ब्लॉक के ऊपर, इज इक्वल टू M2 A मैक्स। इस इक्वेशन से हमने पता लगाया क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों की कंबाइन करके हो सकती है जिससे कि दोनों ब्लॉक एक साथ कॉमन एक्सेलरेशन से चल सकते हैं। इस कॉमन एक्सेलरेशन की हेल्प से अब हम वो फोर्स की वैल्यू पता लगाते हैं
जिस फोर्स की वैल्यू तक ये दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो अब दोनों ब्लॉक को कंबाइन करते हैं, m1 ब्लॉक और m2 ब्लॉक दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन लिखते हैं। एक्सटर्नल फोर्स F और माइनस जो एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स m1 और m2 के कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ ग्राउंड से लेंगे, क्योंकि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है तो दोनों के बीच के फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो दोनों के कंबाइंड फ्रिक्शन जो फ्लोर से लग रहा है उसको लिखते हैं μ2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a मैक्स। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इस वाली इक्वेशन की हेल्प से हम a मैक्स जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है जिससे दोनों ब्लॉक एक साथ चल सकते हैं, कंबाइंड होके चल सकते हैं, उसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं। और उसकी हेल्प से अब हम एक्सटर्नल फोर्स कितने तक एक्सटर्नल फोर्स जा सकता है जब तक दोनों ब्लॉक एक साथ मिल के चलेंगे, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम वो पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अब फोर्स की वैल्यू अगर इससे भी ज्यादा हो जाती है, अब m1 स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद m1 की एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी, m2 की एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, दोनों की एक्सेलरेशन एक साथ नहीं हो पाएंगी। तो अब वो लास्ट केस जिसमें फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है कि अब m1 की एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी और m1 स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा m2 के ऊपर। अब वो केस लिखते हैं। तो अब एक ऐसा केस है जहां पे f1 मैक्स की वैल्यू f2 मैक्स से ज्यादा है, जो कि हम अभी पिछले केस में भी हमने देखा था। अब लेकिन यहाँ पे दोनों ब्लॉक एक साथ स्लाइड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वाली इक्वेशन के हिसाब से, पिछले वाले केस में जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसके हिसाब से जो फोर्स है उससे भी ज्यादा फोर्स लगाया हुआ है। तो अब इस इतने ज्यादा फोर्स की वजह से m1 ब्लॉक स्लाइड करेगा m2 के ऊपर। तो m1 ब्लॉक की एक्सेलरेशन हम पता कर सकते हैं इंडिविजुअली, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि F माइनस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो m1 और m2 के बीच में है, यानी कि μ1 n1 इज इक्वल टू m1 a1। और n1 की वैल्यू हम m1g लिख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे μ1 m1g इज इक्वल टू m1 a1। ये m1 ब्लॉक एक्सेलरेशन हो गई, जो कि अब ज्यादा होगी m2 ब्लॉक से, क्योंकि अब m1 स्लाइड कर रहा है m2 के ऊपर। और m2 ब्लॉक की एक्सेलरेशन लिखते हैं। m2 ब्लॉक पे f1 फोर्स ही उसको एक्सेलरेट करा रहा है, f2 इसको अपोज कर रहा है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू। सो हम लिखेंगे f1 मैक्स माइनस f2 मैक्स इज इक्वल टू m2 a2। f1 मैक्स की वैल्यू μ1 m1g और f2 मैक्स की वैल्यू μ2 m1 प्लस m2g इज इक्वल टू m2 a2। सो ये दो इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस की हेल्प से एक्सेलरेशन a1 और a2 जो अलग अलग हैं वो हम पता लगा सकते हैं। ये बहुत सारे केसेस हमने पॉसिबल केसेस देखे जिसमें कभी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है, कभी ब्लॉक स्लाइड कर सकते हैं एक साथ एक ही एक्सेलरेशन से या अलग अलग एक्सेलरेशन से। ये सारे केस हमने देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ये फ्रिक्शन का टॉपिक भी समझ लिया होगा। और इस तरह के मैं और वीडियो भी लाता रहूँगा। तब तक इस वीडियो के बाद प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं और ऐसे वीडियो लाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।